जय हिंद मित्रों। आपकी संस्कृत की सीरीज चल रही है। आज आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 है। तो आपके अपने परिवार डीके एजुकेशन लर्नर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपका पहला प्रश्न है। तो मित्रों, आज आपका पहला प्रश्न है, अकर्णीयन शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका कृत्य प्रत्यय आएगा, या कृतवत्तु प्रत्यय आएगा, या सत्य प्रत्यय आएगा, या इसमें से कोई नहीं आएगा। चलिए बताइए। आज आपका ये मॉक टेस्ट है और लास्ट तक बनी रहिएगा। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल क्लास होगी। खासकर ये हमारी जो संस्कृत देव भाषा जैसे कहा जाता है, और मैं उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने यूपी टेट में इस भाषा को चुना है और आगे चुनेंगे। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्या कह रहा है? अकर्णीयन, अकर्णीयन शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? तो प्यारे साथियों, कौन सा प्रत्यय है? आप लोगों को पता है तो जल्दी बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो प्यारे मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कृतार्जन्यम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त मुख्य छंद है। ऑप्शन नंबर 1 अनुष्टुप्य, ऑप्शन नंबर बी जगति, ऑप्शन नंबर सी वंशस्थ, ऑप्शन नंबर डी उपजाति। तो बताइए प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है प्रश्न आपका? कृतार्ज नियम में प्रथम सर्ग में उपयुक्त मुख्य छंद क्या है? तो क्या होगा इसका सही आंसर प्यारी मित्रों? यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आपका वंशस्थ होगा। अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? चलिए प्यारे मित्रों, आपसे प्रत्याहार से प्रश्न पूछना है। ऑप्शन नंबर ए आ ई उ री व ला, ऑप्शन नंबर बी आ ई उ, ऑप्शन नंबर सी ऋषि व ला, या सभी स्वर। अब बताइए प्यारे मित्रों, कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका? भाई, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आ ई उ री ली। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई, किस किस को पता था ये? काफी अच्छा प्रश्न है और प्रीवियस ईयर के अंदर में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग। चलिए प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्या 2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, या 3 होते हैं? तो बताइए, कोई भी मित्र गलत नहीं करेगा। यदि नहीं पता तो कमेंट करना, आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से बताया जाएगा। देव भाषा है संस्कृत, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है परंतु इतनी हार्ड नहीं है। यह संस्कृत और हिंदी एक समान समतुल्य होती है, क्योंकि संस्कृत आपकी देव भाषा है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बेसिक सा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? ये आपके पंचवर्ग होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब कौन कौन से होते हैं? आपका सबसे पहले आता है का वर्ग, और उसके बाद क्या आता है? चा वर्ग, उसके बाद क्या आता है आपका? टा वर्ग, उसके बाद कौन सा आता है आपका? ता वर्ग, और उसके बाद आपका आता है पा वर्ग। इसे इस तरीके से आपको याद करने में सुविधा होगी। का च टा ता पा, का च टा ता पा। तो बेसिक प्रश्न था। और इसके टोटल वर्ण कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 25। तो इसी में से आपका एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? चलिए प्यारे मित्रों, बहुत ही प्यारा है। अच्छा, कौन बताएगा ये किससे लिया गया है? सर्वे भवन्तु सुखिनः कौन से वेद से लिया गया है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 संकेतवाचक होगा, विस्मयबोधक होगा, प्रश्नवाचक होगा, या इच्छावाचक होगा। चलिए भाई, प्यारे मित्रों बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सर्वे भवन्तु सुखिनः भाई किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका इच्छा वाक्य है। आप लोग जब किसी साधु संत महात्माओं से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो क्या है? ये उनकी इच्छा के अनुसार है, और ये ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अधिशीर्षस्थ कर्म सूत्र संबंधित है। भाई, प्रथमा विभक्ति से संबंधित है, द्वितीय विभक्ति से संबंधित है, या तृतीय विभक्ति से संबंधित है, या चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है? चलिए प्यारे मित्रों, भाई क्या पूछ रहा है? अधिशीर्षस्थ
कर्म सूत्र किससे संबंधित है? तो मित्रों ये आपके द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा मित्र, ठीक है। क्या वा वर्ण का है, मा वर्ण का है, पा वर्ण का है या का वर्ण का है? भाई कौन सा है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण में कौन कौन से आपके आते हैं? चलिए कौन बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर? वकारष्ट दंतोष्टम। तो क्या है इसका सूत्र? वकारष्ट दंतोष्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बहुज्ञ का विपरीत अर्थ क्या होगा? बहुज्ञ का विपरीत अर्थ क्या होगा? चलिए भाई, अभिज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या ब्रह्मज्ञ होगा? आप बताइए भाई। बहुज्ञ का आपसे पूछ रहा है उल्टा, तो बहुज्ञ यानी बहुत से और अल्पज्ञ यानी बहुत कम, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धीसह, धीश पद में संधि। चलिए मित्रों कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या अयादि स्वर संधि होगी? अब बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर? भाई धीस शब्द में संधि कौन सी होगी? तो पहले तो इसका आप संधि विच्छेद करिए, धी प्लस ईसह, धी प्लस ईसा, तो ये हो गया आपका धीशः। तो ये कौन सा होगा? कौन सी इसकी स्वर संधि बनेगी? ये आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है, रम्या में विभक्ति वचन बताइए। चलिए प्यारे मित्रों, द्वितीय विभक्ति द्विवचन होगी, तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा या षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? देखिए द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत में आपका ये बनेगा रमे। ओके, अच्छा उसके बाद आपका तृतीय विभक्ति में बनेगा रम्या, और उसके बाद आपकी चतुर्थी विभक्ति में बनेगा रमाए। ओके, अच्छा उसके बाद आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका होगा रमाया। तो आप देख लीजिए किसमें आपका सही प्रश्न का उत्तर बन रहा है। तो ये आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मित्रों, संस्कृत व्याकरण में कति किसके बारे में पूछ रहा है? कति शब्द का किस वचन में प्रयोग किया जाता है? चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका। क्या एक वचन में प्रयोग किया जाता है, द्विवचन में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है या उपयुक्त सभी में प्रयोग किया जाता है? तो संस्कृत व्याकरण में कति शब्द का किस वचन में प्रयोग किया जाता है? आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। कोई भी मेरा भावी शिक्षक इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर कति शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उपसर्गों की संख्या। भाई संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 25 होती है या 27 होती है? चलिए प्यारे मित्रों, कितनी होती है भाई उपसर्गों की संख्या संस्कृत भाषा में आपकी? ये 22 होती है। कमेंट में करके मुझे बताइएगा कि आपको उपसर्ग में सारे के सारे एक छोटी सी क्लास में सब बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। उसमें से एक या दो प्रश्न आपके बन के आएंगे। तो 22 में से आपके ज़्यादातर आपके प्रश्न बनते हैं अभी से, प्रति से, परि से, दुस से, दुर से या आपके प्रा से और शम से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार किसके बारे में पूछ रहा है? विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हितोष उपदेश होगा, नीति सतकम होगा या मृक्षकटिकम होगा या मुद्रा राक्षस होगा? चलिए भाई, किसके बारे में पूछ रहा है? विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौन बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर मेरा भावी विद्यार्थी? तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। ध्यान रख लीजिएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के द्वारा
मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक। चलिए भाई प्यारे मित्रों, शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या बाणभट्ट थे, या अंबिका दत्त व्यास थे, या भास जी थे, कालिदास जी थे? कौन थे भाई? चलिए बताइए। शिवराज विजय किसके द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक? काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बुक है। शायद आप लोगों ने किसी विद्यार्थी ने इस बुक को पढ़ा हो, लेकिन ये बहुत अच्छी है। अब देखिए, ये है इनका आपका अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला प्रश्न है आपका अष्टाशीति। अष्टाशीति पद का अर्थ संस्कृत में क्या होगा? देखिए प्यारे मित्रों, आपका संख्या ज्ञानम से भी एक प्रश्न आपका बनता है। क्या 78 होगा, 88 होगा, 87 होगा, या 18 होगा? तो अष्टाशीति ये आपके हमेशा यूपी टेट के पेपर में आपको एक प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। तो कृपया संख्या ज्ञानम की तरफ ध्यान दे लीजिएगा, और आपका एक नंबर वहाँ से आपका पक्का आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो क्या है भाई? अष्टाशीति। अष्टाशीति क्या होता है? ये होता है आपका 88, 88। चलिए बाकी की आपका 78 को बोलते हैं अष्ट सप्तती, और 87 का बोलते हैं सप्ताशीति, और 18 को अष्टादश। अगला प्रश्न है गंडगोतकम का संधि विच्छेद। चलिए ध्यान से समझिएगा। गंड को दकम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी गंडक उदकम होगा। ऑप्शन नंबर सी गंड कोदकम। ऑप्शन नंबर डी गंड का उदकम। अब बताइए प्यारे मित्रों, तो ये आपके संधि से थोड़े से प्रश्न ठीक ठाक लेवल के पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी गंड का उकदम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पवित्रम। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। चलिए भाई, पोधन इत्रम होगा, या पोधन इत्रम होगा, या पवधन इत्रम होगा, या पाधन इत्रम होगा? अब क्या पवित्रम का संधि विच्छेद कौन सा सही जोड़ा सही है इसका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर पोधन इत्रम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित या निम्नांकित में से अरविंदम शब्द का पर्याय किसके बारे में पूछ रहा है? ये आपका पूछ रहा है अरविंदम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? क्या नीरम होगा, गगनम होगा, वायु होगा, या कमलम होगा? चलिए मित्रों, अरविंदम का पर्याय क्या कौन सा शब्द सही है? तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कमलम। अगला प्रश्न है संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? किसके बारे में पूछ रहा है? संस्कृतम। संस्कृतम, तो इसमें आएगा शमु होगा, शाह होगा, शम होगा, या सम होगा? तो बताइए प्यारे मित्रों, क्या होगा इसका? संस्कृतम का कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है? क्या डी लगा है या बी लगा है? तो मित्रों आपको ध्यान देना है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीचे रेफ वाला शम। अगला प्रश्न है आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने व शब्दांश को क्या कहते हैं? देखिए आदि ये आपका कहाँ लगता है? क्या परसर्ग में लगता है, प्रत्यय में लगता है, विसर्ग में लगता है, या उपसर्ग में लगता है? तो आदि मतलब कि पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गा व्यंजन। क्या ज्ञा व्यंजन है? क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है? तो क्या होगा प्यारे मित्रों उसका सही आंसर? भाई आपका गा जो व्यंजन है वो आपका स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो काफी बेसिक सा प्रश्न है, आप सभी को इसका सही उत्तर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपकी पुराण 18 है। अगला प्रश्न है छात्र पढ़ते हुए श्लोकों को कंठस्थ या रट्टा मारने, उसके बाद व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? भाई क्या ज्ञान का है,
अभिव्यक्ति का है, अधिग्रहण का है या अभिरुचि का है? अरे छात्र पढ़ते हुए श्लोकों को कंठस्थ या कंठाग्र करेगा, तो ये क्या कर रहा है? ये उसकी अभिरुचि के कारण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या होगी? भाई उच्चारण के लिए क्या श्यामपट्ट का उपयोग कराएंगे, रेडियो का उपयोग कराएंगे, फ्लैश कार्ड का उपयोग कराएंगे या टेप रिकॉर्डर का उपयोग कराएंगे? भाई छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री तो आपकी टेप रिकॉर्डर होगी ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। क्या कादंबरी होगी, हर्षचरित होगा या चंडी शतकम होगा या दश कुमार चरितम होगा? तो प्यारे मित्रों क्या होगा? बाणभट्ट की कृति नहीं है। भाई जो बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दश कुमार चरितम। ये बाणभट्ट की कृति नहीं है। ये किसकी है? ये आपकी दंडी की है। किसकी है? ये आपकी दंडी की है। तो ध्यान रखिएगा, ये दंडी महोदय की है। राइट। अच्छा, बाणभट्ट की कृति आपकी कादंबरी भी है, हर्षचरित्र भी है और चंडी शतकम भी है। तो इसी में आप इसको रिवाइज कर लीजिए। भाई बाणभट्ट ने कौन कौन सी लिखी? कादंबरी लिखी है, हर्षचरित्र लिखी है और चंडी शतकम लिखी है। परंतु दस कुमार चरितम ये किसकी है? ये दंडी की है। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र किसका है? भाई अनुभव से तर्क की ओर या विशेष से सामान्य की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर? तो मित्रों ये आपसे पूछ रहा है आगमन विधि के बारे में। किसके बारे में? आगमन की विधि के बारे में। तो ये आगमन विधि आपकी किस में आती है? विशेष से सामान्य की ओर। और ये भी आपकी आगमन विधि के अंतर्गत आता है, सरल से कठिन की ओर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण क्या सिनेमा होगा या टेप रिकॉर्डर होगा, फ्लैश कार्ड होगा या ग्रामोफोन होगा? चलिए काफी बेसिक सा प्रश्न है प्यारे मित्रों। तो ये क्या होगा? संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण। देखिए सिनेमा आपका दृश्य उपकरण है, पर उसके साथ साथ ये श्रव्य उपकरण भी है। देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और टेप रिकॉर्डर आपका सिर्फ श्रव्य उपकरण है और ग्रामोफोन भी आपका श्रव्य उपकरण है। तो आपका दृश्य उपकरण आपका होता है फ्लैश कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, किस विधि से? क्या प्रत्यक्ष विधि से, व्याख्यान विधि से, मूल्यांकन विधि से, समवाय विधि से? तो बताइए प्यारे मित्रों, जो संस्कृत के विध्यापक बनेंगे तो वो एक एक शब्द को स्पष्ट आपको करना पड़ेगा। तो किस विधि से आप लोग करोगे? तो आप सभी के सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएं या व्याख्यान विधि के द्वारा करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पे आपकी ये क्लास होती है पूर्ण। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कृपया करके, संस्कृत में कहा गया है कि यदि गुरु से आपको कोई भी चीज़ सीखने या सिखाने के लिए मिलती है तो उसका आपको गुरुदक्षिणा के तौर पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि देव भाषा संस्कृत में ये कहा गया है। तो मेरा सभी प्यारे विद्यार्थियों से आग्रह व निवेदन है, आप डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और कृपया क्लास को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में आप बताइए, आज आपके 28 प्रश्न थे, किन किन विद्यार्थियों के शिक्षक शिक्षार्थियों के प्रश्न सही हुए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आज मेरे इतने सही हुए हैं आउट ऑफ 28 में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद,